लोगों की समस्याएं हैं, जैसे कुछ भी समस्या होती है उनको निवारण करते हैं, और सोशल वर्किंग भी बहुत करते हैं। सोशल कार्य इनके काफ़ी मशहूर हैं, इन्होंने काफ़ी कार्य किए सोशल कार्य। तो कुछ सवाल लोगों के मन में कि मैं जानना चाहूँगा, हमारे एडवोकेट हैं जाकिर साहब, उनसे मैं बात करूँगा। जाकिर साहब, आपका स्वागत है। और मैं ये जानना चाह रहा था थोड़ा सा कि देश देश में देशभक्ति और देशद्रोह का, ये देशभक्ति और देशद्रोह क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा। देखिए, पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगा कि आप मेरे पास आए और मुझसे आपने ये जानकारी चाही। तो देखिए, देशभक्ति और देशद्रोही अलग-अलग एक विचारधारा से माना जाता है। हम जिस काम को कर रहे हैं, उससे हमारा देश विकास करेगा, तो हम देशभक्त हैं। और अगर हम अपने देश के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं, जो खंडता कोई पैदा कर रहे हैं, तो हम देशद्रोही हैं। लेकिन जो वर्तमान की जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार, ये देशद्रोही की परिभाषा को बदल चुके हैं। ये अपने विरोधियों को देशद्रोही मानते हैं, जबकि जबकि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में, प्रजातंत्र शासन में विपक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है। विपक्ष जो है सत्ताधारी पार्टी को सीधे चलाने के लिए प्रयास करता रहता है, और विपक्ष जैसे ही कोई कार्य करना चाहता है, वैसे ही वर्तमान सरकार उसे देशद्रोही घोषित कर देते हैं। उसके खिलाफ 124 ए आईपीसी का मुकदमा या 153 ए आईपीसी का मुकदमा तत्काल कर देते हैं। और यदि मैं बिल्कुल ये स्पष्ट कहूंगा कि यदि कोई व्यक्ति अल्पसंख्यक अगर है, अल्पसंख्यक समुदाय से है, तो उस पर इसके अलावा एनएसए भी लगाते हैं। जबकि प्रजातंत्र में विपक्ष को अपनी बात कहने का प्रजातांत्रिक रूप से पूरा पूरा अधिकार है, जो संविधान ने उसको दिया है। लेकिन वो विपक्षी है, दुश्मन नहीं है, देशद्रोही नहीं है। आप जो है अपने विपक्षी को जो है वो देशद्रोही मान रहे हैं, गद्दार मान रहे हैं, सब गलत है। ये टोटल गलत बात है, तो कभी नहीं ये होना चाहिए। सीधा सा सवाल मैं ये कहना चाहूँगा, वकील साहब, क्या तो इसको तानाशाह सरकार नहीं है? देखिए, प्रजातंत्र शासन आपको कहीं दिखाई दे रहा, तो ये सब तानाशाह है। तानाशाह तानाशाह की बात ये देख लीजिए कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ, उसका क्या परिणाम होगा? जहाँ जहाँ जाता, जैसे ही कुछ होता है, हमारे गृह मंत्री जी को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो क्या करा देते हैं, एक दिन में क्या कुछ करा देते हैं, ये सब कुछ पता है। ये प्रजातंत्र शासन नहीं है, ये तो सही पूछो तो ईवीएम का शासन है। और ये ईवीएम के शासन चल रहा है, और जो ये मुंह उठाएगा उसको तत्काल जो है उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा। जैसे आप विभाग में देख रहे हैं, तमाम लोग जेल में हैं, बिना किसी कारण के हैं। आदमी मर जाए कोई बात नहीं, गाय के तरफ से चोट लग जाए तो बहुत बड़ा कुछ हो जाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि गाय एक पाक पशु है, उसका अच्छा दूध है, उससे बहुत फायदे इंसानों को हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल बात अच्छी है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी एक बात ये नहीं है कि वो इंसान से आगे नहीं है, इंसान से दूर नहीं है, इंसान से आगे नहीं है। और वो ठीक है, हमें सम्मान करना चाहिए, हमें इनको सम्मान करना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं है कि तो तरफ से गाय की चोट लग गई और उस आदमी पे एनएसए लगा दी गई, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये राइट एनएसए से क्या क्या होता है, इसके बारे में बताएं, एनएसए क्या होता है? देखिए, एनएसए का मतलब है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। इसको जो बनाया पार्लियामेंट ने, वो इसलिए बनाया था कि कोई व्यक्ति इतनी शांति भंग कर दे, इतनी शांति भंग कर दे कि प्रशासन और शासन बहुत परेशान हो जाए, और वो इतना दंगाखोरी कर दे, इतनी मतलब लॉ एंड ऑर्डर की इतनी समस्या उत्पन्न कर दे, और इतनी परेशानी आ जाए, जनता उससे बहुत भयभीत हो जाए, कोई व्यक्ति उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने से डरने लगे,
कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ गवाही देने से डरने लगे और बहुत ज्यादा उसका इतना, ये आप समझ लीजिए कि उसको इतना बड़ा वो अपना वो खड़ा कर दे कि लोग इतने भयभीत हो जाए, उसके आतंक से इतने भयभीत हो जाए कि लोग आम जीवन जीना मुश्किल हो जाए, तो उस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत 1 वर्ष के लिए बंद कर दिया जाता है, जिससे कि माहौल ठीक हो जाए। अच्छा वकील, अगला मेरा एक सवाल था कि राइट ऑफ स्पीच क्या है? राइट ऑफ स्पीच में किसी को भी कहने का अधिकार होता है, राइट, और सरकार की नीति क्या होती है, विपक्ष इसका विरोध भी करता है कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो इसके बारे में ज़रा मुझे थोड़ा सा विस्तार में। देखिए, राइट ऑफ स्पीच तो आप देख ही रहे, ये कानून बनाया गया जून में, किसान बिल, और पता भी नहीं चलने दिया, और उसके बाद में जब उनको जानकारी हुई और जब वो इसका प्रोटेस्ट करने लगे, तो आप वर्तमान में देख रहे हो कि कितना किसान बेचारा कितनी कितनी बरसात में, कितनी कितनी ठंड में, कितनी कितनी परेशानी में वो प्रोटेस्ट कर रहा है, और ये योजना बना रहे हैं उन्हें पीटने की, ये योजना बना रहे हैं उन पर गोली चलाने की। क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंचे, भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गई, वो इसलिए नहीं गई कि आप इनके लिए कोई न्याय कर दीजिए या किसानों के लिए कोई मदद कर दीजिए, किसानों को रिलीफ दे दीजिए, नो, बल्कि इसलिए गए कि इन्हें हटाने के लिए हमें पावर दे दीजिए, इनके ऊपर हिंसक प्रयोग करने के लिए हमें पावर दे दीजिए, जिसके किसानों को, वो तो हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद है कि उन्होंने किसानों की परेशानी को, जज ने, ऑनरेबल जज ने उनकी परेशानी को समझा, और समझने के बाद में उन्होंने इस कानून पर स्टे किया, और ये क्या कि चूंकि इन्होंने कोई पार्लियामेंट के अंदर इसका डिस्कशन नहीं कराया है, इसलिए हम एक कमेटी चाहते हैं, और कमेटी के लिए उन्होंने आदेश दिया। अब कमेटी बनी है, अब कमेटी जो भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देगी, सुप्रीम कोर्ट वैसे ही करेगा। लेकिन अभी किसान तो मान नहीं रहे उसको, कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी में सरकार के लोग हैं, तो इस स्थिति में तो सुप्रीम कोर्ट की फिर अवमानना होगी। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना तो नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ए को बनाया जाए, बी को बनाया जाए, सी को बनाया जाए, डी को बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल कमेटी बनाई जाए, और कमेटी में जो है वो व्यक्ति हो जो एक्सपर्ट व्यक्ति हो। अब वो किसान एक्सपर्ट उनको नहीं समझ रहे, किसान उनको जानते होंगे पहले से कि ये लोग एक्सपर्ट नहीं है, तो अगर वो एक्सपर्ट नहीं है तो उन्हें टीम में नहीं आना चाहिए, और अगर वो एक्सपर्ट नहीं है तो वो रिपोर्ट भी अपनी गलत देंगे। इससे माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा नहीं है कि अमान्य हो जाए, अमान्य नहीं होती, ये तो अब सुप्रीम कोर्ट से बाहर की बात होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो केवल ये कहा कि कमेटी बननी चाहिए, कमेटी हमें रिपोर्ट दी। अब कमेटी वालों से वो किसान संतुष्ट नहीं है, तो इसका जवाब तो सही तरीके से किसान ही दे सकते हैं कि वो जो कमेटी में लोग हैं कि क्या वो सक्षम है या नहीं। मतलब एक मेरा एक ये सवाल ये था कि जैसे कि किसानों के मन में एक बात ये है कि ये जो 4 लोग हैं सरकार के आदमी हैं और इन्होंने बिल का समर्थन भी किया है, तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी दिख रहा है कि ये क्या कहते हैं, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं बिल का समर्थन किया था, तो ऐसे लोगों को कमेटी में रखने से क्या फायदा, जिसकी वजह सीधा सा किसान इस बात को मानते हैं कि भाई जब ये पहले से ही समर्थन कर चुके हैं बिल का, तो ये हमारी क्या मानेंगे, जबकि कोई इनका कोई कोई वो नहीं है, कोई बिल या किसी बारे में इनका कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है, कि बस इनका सीधा सा सवाल यही है किसानों का कि किसी कमेटी के अंदर इन लोगों को न रख के तीसरे लोगों, या जिससे कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चाहिए कि ये इन लोगों को हटा के कोई निष्पक्ष तरीके से किसान जो है मेन किसान उसको इसमें लगाया, ताकि किसान की बात किसान ही कर सकता है। तो वकील साहब, मैं सारा ये आपसे एक बात और जानना चाह रहा था कि ये जो सरकार चल रही है कि लोकतांत्रिक तरीके से चल रही है? बिल्कुल नहीं, ये सरकार लोकतांत्रिक तरीका से नहीं चल रही, वो तो हमने आपको बता दिया अभी कि ईवीएम के द्वारा चल रही है। अरे भाई, ये ईवीएम के द्वारा चल रही है, आप देख लीजिए ये बिहार में क्या हुआ, किस तरह से सरकार बनाई गई, किस तरीके से विधायक को तोड़ा जाता है, किस तरीके से या तो पावर से आ जाइए या कैसे से आ जाइएगा। तो देखिए, लोकतांत्रिक तो इस सरकार को कहना नामुमकिन सा लगता है मुझे तो, बिल्कुल ही। और क्योंकि ये जो जिन वायदों पाए थे, जिन वायदों की उन्होंने वोट मांगने की कोशिश की थी, वो वायदे भी ऐसे थे जो बिल्कुल अलोकतांत्रिक थे। लेकिन क्योंकि अब सरकार चल रही है,
तो सरकार तो ये तानाशाही सरकार है। आप ये देख लीजिए, किसी भी वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, सरकारी नौकर हो, समाज का समाज का कोई भी व्यक्ति हो, एक भी व्यक्ति, मुझे कोई ऐसा नहीं लगता जो ये कहता हो कि सरकार सही चल रही है और संतुष्ट हो सरकार। महंगाई को आप देख लीजिए, नफरत को देख लीजिए कि किस तरह नफरत की बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये अच्छी बात है कि हमारा यहाँ हम हम विभिन्न धर्मों के लोग अनेकता में एकता के साथ रहते हैं। आज भी इनकी बातों में हम नहीं आ रहे हैं, हम बिल्कुल एकता बनाए हुए हैं। वरना ये तो चाहते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे खून खराबा हो, और हम अपना जो है बहुत अच्छी तरह से साथ में एंजॉय लेते रहे। और ये इसमें तमाम कामयाबी हो चुकी है। लेकिन अब जहाँ तक मेरा अपने ख्यालात है, मेरी अपनी निजी सोच है, तो मुझे लगता है कि अब आप आदमी जो है, भारत का नागरिक जो है, वो समझ चुका है कि ये है क्या, ये देशभक्त है या ये देशद्रोही है। इस बात को समझ चुका। और देखिए, देशभक्त जो नहीं होगा तो देशद्रोही होगा। देशद्रोही सरकार कैसे चला सकता है, ये आप कल्पना स्वयं कर लीजिए। तो ये थे जाकिर एडवोकेट, जिन्होंने अपने हमारे सवालों का जवाब दिया और काफ़ी संतुष्ट हुए हम इनके सवालों से जवाब सुनके। और इन्होंने ये भी बताया कि लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चल रही सरकार जो है। ईवीएम के ऊपर लोग आज तक हल्ला मचा हुआ है कि ये सरकार जो है ईवीएम वाली सरकार है, और अगर ईवीएम हटा दी जाती है तो ये सरकार पता लग जाएगी किस तरीके से